हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं NIACL का मॉक टेस्ट नंबर 8। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है। आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारे ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, दैट इज DIA स्कीम, टू एनहांस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज डायमंड सेक्टर। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम डैश। तो रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गई है आपकी डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, जिसके तहत ड्यूटी फ्री जो इम्पोर्ट है वो किया जा सकेगा आपके डायमंड्स का, ठीक है, फॉर पॉलिशिंग और फॉर कटिंग। ओके, तो मतलब कुछ लिमिट तक यहाँ पे छूट दी गई है, ड्यूटी फ्री रखा गया है इसको। और ये जो स्कीम है ये आपकी इफेक्ट में लाई जाएगी 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। इसके अलावा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ जो बताना है आपको कि जो ये आपका ड्यूटी फ्री रहेगा इम्पोर्ट डायमंड्स का, वो रहेगा इसकी लिमिट क्या है कि आपका जो डायमंड है उसका जो वेट है वो लेस देन 1/4 कैरेट आपका होना चाहिए, 25 सेंट ये होना चाहिए, तभी तक मतलब ये जो कंडीशन है ड्यूटी फ्री की वो तब तक ही लागू हो पाएगी। अगर 1/4 कैरेट से ज़्यादा हो गया डायमंड तो आपका ड्यूटी जो है, आपका इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता है वो पे करना होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो बोला है कि जो स्कीम है इसके तहत जो भी आप डायमंड एक्सपोर्ट करोगे उसमें ये मैंडेटरी है कि 10% वैल्यू एडेड होना चाहिए। जैसे आपने 100 रुपये का डायमंड खरीदा है तो जब आप उसे बेचो तो उसकी वैल्यू जो है वो 110 होनी चाहिए, ठीक है। तो 10% ज़्यादा वैल्यू इसमें ऐड करके आपको इसे बेचना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, जो डायमंड एक्सपोर्टर हैं जिनके पास 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस है या उससे ज़्यादा है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। एंड दोज विद एनुअल एक्सपोर्ट, जिनका एनुअल एक्सपोर्ट आपका है एटलीस्ट 15 मिलियन US डॉलर का, वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस स्कीम के तहत, जैसे जो आपका मतलब जो आपके डायमंड एक्सपोर्टर हैं जिनका भी मैंने बताया कि जिनके पास 2 स्टार एक्सपोर्ट स्टेटस है या फिर जिनका आपका 15 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट जिन्होंने किया है लास्ट 3 फिजिकल ईयर्स में, वो एलिजिबल हैं। और जो ये 3 साल है इसके लिए एक्सपोर्टर ने GST और IT रिटर्न्स भरा होना चाहिए, ये कंडीशन है। तीसरा पॉइंट क्या है, जो यहाँ पे डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस है, जिस एक्सपोर्टर के पास ये लाइसेंस होता है वो आपका इजीली डायमंड को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। वहीं पे अगर वैलिडिटी की बात करें डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस की, तो ये आपका 1 साल रखा गया है इंपोर्ट के लिए और 18 महीने रखा गया है एक्सपोर्ट के लिए। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो डायमंड है इसे इंपोर्ट किया जाएगा अंडर द एक्चुअल यूजर कंडीशन। तीसरा है इसके नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1-to-1 कोरिलेशन ऑफ डायमंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टेड, ये आपका रिक्वायर्ड नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट जो है इट विल बी अगेंस्ट पेमेंट इन अ फ्री फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है आपका ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट से ही होगा, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये आपका हो सकेगा, इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो आपका डायमंड का, ठीक है। इसके अलावा जो ये लाइसेंस है आपका DIL लाइसेंस, इसके लिए ऑनलाइन एक्सपोर्टर जो है अप्लाई कर सकते हैं ANF 4J फॉर्म के तहत, मतलब इस फॉर्म को ये ऑनलाइन आपका भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है। तो एक चीज़ जिसपे आपको क्वेश्चन बन सकता है, एक तो कौन से एयरपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट से ये आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है, तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिमम वैल्यू एडिशन रिक्वायरमेंट क्या है आपकी अंडर दिस DIA स्कीम, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, तो ये आपका 10% है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 10%। वहीं पे नेक्स्ट चीज क्या पूछी जा सकती है कि जो डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस है आपका, इम्प्रेस्ड लाइसेंस जो है इंपोर्ट के लिए, यहाँ पे कितना बताया गया है, कितनी इसकी जो है वैलिडिटी रहेगी, तो 1 साल रहेगी। वहीं पे अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट आपका 18 महीने अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स आपके हैं, जैसे इंडिया जो है ये वर्ल्ड में जो डायमंड है उनका 90% प्रोसेस करता है इंडिया, ठीक है। और इसी काम के लिए इंडिया जो है अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करता है।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि इंडिया 90% से ज़्यादा प्रोसेस करता है वर्ल्ड के डायमंड्स को। ठीक है, देन इंडिया, अगर हम बात करें ग्लोबल डायमंड एक्सपोर्ट की, तो इंडिया 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ग्लोबल डायमंड एक्सपोर्ट पे। ओके, अब बात करें अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो डायमंड माइंस आपके कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के पाना जगह में है। ठीक है, पाना माइंस के नाम से आप इसे जान सकते हो, और ये अभी भी एक्टिव है। यहाँ से आपके ज़्यादातर जो डायमंड्स हैं वो यहाँ से हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए डायमंड सिटी ऑफ इंडिया की, तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं, सूरत को बोलते हैं। सूरत को क्यों बोलते हैं, क्योंकि 90% से ज़्यादा वर्ल्ड के जो डायमंड्स हैं उनका प्रोसेसिंग या आप बोल सकते हो पॉलिशिंग जो है वो यहाँ पे होता है। और इसी जगह पे इंडिया का जो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वो लोकेटेड है, सूरत गुजरात में ये लोकेटेड है। सूरत डायमंड ब्रोस डायमंड ट्रेड सेंटर आपका जो है ये कहाँ लोकेटेड है, सूरत गुजरात में ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ शुभ मुहूर्त अ लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू हेल्प फैमिलीज प्रिपेयर फाइनेंशियली फॉर वेडिंग। तो रिसेंटली इनमें से एक कंपनी है जिन्होंने शुभ मुहूर्त नाम से एक आपका प्लान लॉन्च किया है। किसके लिए, वेडिंग्स के लिए, कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की वेडिंग्स के लिए पैसा जोड़ सकते हैं, फाइनेंशियली उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये प्लान लॉन्च किसने किया है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने। आप सभी को पता है शादी एक ऐसी चीज़ है इंडिया में कि इंसान और कुछ चीज़ में खर्च करे ना करे, पढ़ाई में खर्च करे ना करे, पर शादी में ज़रूर खर्च करता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा लड़कियों की एजुकेशन में इतना खर्च नहीं किया जाता जितना उनकी शादी में किया जाता है। उनके ससुराल वालों को 10 गिफ्ट जाएंगे, उनको 10 चीज़ जो रीति रिवाज बोलेंगे वो चीज़ फॉलो की जाएगी। तो बहुत ज़्यादा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी की बात आए तो खर्च अंधाधुन होता है आपका इंडिया में। इवन एक रिपोर्ट भी आपकी आई थी पिछले साल जेफरीज ग्रुप की, जिसमें मेंशन किया था उन्होंने कि इंडिया में, अगर चलो 2024 की ही बात करें, तो इस रिपोर्ट में बोला गया था कि 80 लाख से ज़्यादा जो है इंडिया में आपकी शादियां हुई हैं, और उस पर 10.7 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्च उसमें किया गया है। तो आप लगाओ कितना खर्चा शादी में होता है। इवन एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई थी कि उन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पे कोई कैटेगरी होती ना वेडिंग की, तो वो सेकंड नंबर पे आती। मतलब कि वेडिंग में इतना खर्चा होता है, अगर फूड एंड ग्रोसरी को एक साइड रख दे, पहले नंबर पे फूड एंड ग्रोसरी पे पैसा खर्च होता है ज़्यादा, उसके बाद आता है वेडिंग का नंबर। अगर वेडिंग जैसी कोई रैंक होती ना, अगर कोई कैटेगरी होती है, तो उसमें इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है। ऐसा इन्होंने ये भी मेंशन किया था इसमें। और एक और चीज़ इन्होंने ये भी मेंशन की है कि पढ़ाई से ज़्यादा, पढ़ाई से दुगना या तिगुना खर्च जो है वो इंडिया में शादी में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सच में हम लोग मतलब खर्चा इतना करते हैं शादियों के नाम पे, और इससे ज़्यादा अगर हम पढ़ाई पे जो है पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो कितना सही होगा। शादियों पे कम करना चाहिए हमें और पढ़ाई में ज़्यादा करना चाहिए। चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ यहाँ पे आंसर क्या है आपका, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जिन्होंने ये प्लान लॉन्च किया है ताकि आप अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा जोड़ सकें। ठीक है, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं इसकी। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है वेंकटचलम H। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत आपकी 2001 में की गई थी। क्लियर है। Which state government has recently in February launched the Braille enabled version of a इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने आपका जो ब्रेल इनेबल्ड वर्जन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आपका रिलीज किया है, इसको आपका लॉन्च किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ डन बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। किसने किया है, कर्नाटका गवर्नमेंट। और कर्नाटका के जो गवर्नर हैं आपके थावर चंद गहलोत, उनके द्वारा यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट बेसिकली ये आपका जो ब्रेल इनेबल्ड वर्जन है, ये आपका जो प्रोजेक्ट है इसे किसने एग्जीक्यूट किया था, शंकरा आई हॉस्पिटल बेंगलुरु इन कोलैबोरेशन विद CII यंग इंडियंस फ्रॉम द बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट 2025 रिलीज बाय द फोर्ब्स। तो फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है वर्ल्ड बिलियनियर्स की, जिसमें टॉप किया है इलॉन मस्क ने। ठीक है, जो आपके ट्विटर या एक्स जिसे हम बोलते हैं उसके आपके हेड हैं। ठीक है, SpaceX के ये हेड हैं, टेस्ला के हेड हैं, और इनकी नेटवर्थ कितनी है, 421.2 बिलियन US डॉलर की। और इसी के साथ इन्होंने पहला रैंक हासिल किया है इस लिस्ट में।
ठीक है। नेक्स्ट है जॉफ बेजोस, थर्ड नंबर पे है लैरी एलिसन, फोर्थ पे है मार्क जुकरबर्ग एंड फिफ्थ नंबर पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है, फ्रॉम द फ्रांस। बाकी आपकी जो कंपनीज हैं टॉप 4 ये यूएसए की हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी बात करेंगे अदर फाइव टॉप बिलियनियर्स की, जैसे लैरी पेज, सेर्गेई ब्रिन, ये आपके दोनों अल्फाबेट कंपनी के हैं जो आपकी पेरेंट कंपनी है गूगल की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वॉरेन बफेट, स्टीव बैलमर एंड जेनसन वांग फ्रॉम द निविडिया। ओके, आप कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इस लिस्ट से रिलेटेड। जैसे इलॉन मस्क जो है ये पहले इंडिविजुअल बने हैं जिनकी नेटवर्थ जो है 400 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस की है। मतलब ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे बिलियनियर जिनकी नेटवर्थ 400 बिलियन यूएस डॉलर हुई है, क्रॉस की है, ठीक है। और ये ऐसा माना जा रहा है, ये क्यों है? स्पेस एक्स की वैल्यूएशन से। जो वैल्यूएशन स्पेस एक्स की कितनी है? 350 बिलियन यूएस डॉलर। इसी की वजह से इनका जो नेटवर्थ है वो इंक्रीज हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स कौन कौन सी कंट्री से इस लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो पहला आपका है यूएसए 813 बिलियनियर्स। नेक्स्ट आता है चाइना 473 बिलियनियर्स। एंड इंडिया की अगर बात करें तो 200 बिलियनियर्स के साथ इंडिया जो है तीसरे पोजीशन पे रहा है। ओके, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें। फोर्ब्स के सीईओ आपके हैं माइक फेडरली। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू जर्सी में और इसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च अ वन मैन ऑफिस टू एम्पावर एजेंट्स विद अ डिजिटल सर्विस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है वन मैन ऑफिस को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज LIC द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है ताकि जो इसके सेल्स एसोसिएट्स हैं या जो इसके आपके मेंबर्स हैं वो कहीं से भी और कभी भी वर्क कर सके, ठीक है। बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका LIC का ऑफिस है, लेट्स टेक द एग्जांपल कि ये 5 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। बट जो एसोसिएट्स हैं उनको अर्जेंटली ही किसी की पॉलिसी जो है वो आपकी रिन्यू करनी है, तो वो अब पहले क्या होता था कि नेक्स्ट डे का उसे वेट करना पड़ेगा, जब ऑफिस खुलेगा तब वो काम करेगा। बट अब वो घर बैठे बैठे ही ये काम कर सकता है ऑनलाइन बाय यूजिंग द वन मैन ऑफिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज की सुविधा जो है वो प्रोवाइड की गई है एजेंट्स को, उनके मेंबर्स को, जिससे वो आपका जो है इजीली वर्क कर पाएँ। अगर किसी की पॉलिसी आपकी ओपन करनी है तो वो पॉलिसी ओपन कर पाएँ। अगर किसी के पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो इजीली कर पाएँ। अगर किसका मतलब प्रीमियम जो है वो रिन्यू करना है या क्लेम रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है वो करनी है, तो अब जो है इजीली ये किया जा सकेगा। ये अब यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी ऑफिस की कि ऑफिस जाके ही काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे LIC ने लॉन्च की है। अब जो ये वन मैन ऑफिस है, इट इज़ डिज़ाइंड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ LIC सेल फोर्स, ठीक है। इसमें आपके एजेंट्स इंक्लूडेड हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स, तो ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अब मेन एम क्या था कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़े LIC की, क्लियर है। इसे इंटीग्रेट किया गया है आपके आनंदा प्लेटफॉर्म से, विच इज आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। इसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है जिसके हेल्प से एजेंट्स जो है वो इजीली अब काम कर पाएंगे। फाइन। नाउ LIC की अगर बात करें, LIC के MD एंड CEO करंटली कौन है? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 1956 में LIC को आपका जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम which among the following option is correct with respect to the new guidelines for MIS? तो MIS क्या है? एक आपकी स्कीम है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये स्कीम आपकी बेसिकली सपोर्ट करती है ऐसी क्रॉप को जो जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे फ्रूट्स हो गए या कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जिन्हें आपका MSP में कवर नहीं किया गया है।
तो ऐसी चीज़ के लिए आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाई गई थी, ताकि अगर प्राइस ड्रॉप हो तो इनका जो एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इस सिचुएशन को आपका जो है कंट्रोल करने के लिए ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाई गई थी। और इसमें अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस रिवाइज की गई हैं, उसके बारे में ही आपका क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एज पर द न्यू गाइडलाइन जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, इट हैज मेड अ कंपोनेंट ऑफ अ इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, दैट इज कि पीएम आशा स्कीम का एक कंपोनेंट इसे बना दिया गया है। दूसरा है MIS इज एक्टिवेटेड ओनली इफ द मार्केट प्राइस फॉल बाय एटलीस्ट 10% फ्रॉम द प्रीवियस नॉर्मल ईयर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट आपका है जो कवरेज है, आपका कवरेज लिमिट है प्रोक्योरमेंट की, वो भी आपके यहाँ पे बढ़ा दी गई है, 20 से 25% इसे कर दिया गया है ओवर टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इंस्टेड ऑफ अ फिजिकल प्रोक्योरमेंट, जो स्टेट है दैट दे कैन ट्रांसफर द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द मार्केट इंटरवेंशन प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस डायरेक्टली टू द फार्मर्स अकाउंट। नेक्स्ट है जो नाफेड है और आपका NCCF है, दे विल रीइंबर्स स्टोरेज, ये रीइंबर्स करेंगे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर द TOP क्रॉप्स। TOP क्रॉप्स क्या होती है, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो क्रॉप्स जो हैं उनका जो आपका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट होगा, ये आपको रिइंबर्स कौन करेगा, नाफेड एंड NCCF। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है ऑल ऑफ दी अबव, तो सारे पॉइंट आपके करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। इसके अलावा जो FPOs हैं आपके, FPCs हैं एंड स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसीज हैं, ये हैंडल करेंगी प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ स्टेबलाइज्ड मार्केट फ्लक्चुएशंस। ओके, नाउ MIS की हम बात कर रहे थे। MIS क्या करता है, ये सपोर्ट करता है पेरिशेबल क्रॉप्स को, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस जो जल्दी खराब होते हैं और जिसे MSP के अंदर कवर नहीं किया जाता है, प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रेस सेल्स ड्यूरिंग द प्राइस ड्रॉप एंड एक्सेस प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो स्कीम है इसे इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन द्वारा। देन अंडर MIS जो लॉसेस हैं वो आपका शेयर किया जाता है बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। वैसे 50-50 होता है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, बट नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के केसेस में 75-25 यहाँ पे रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 75 और रेस्ट 25 स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, नाउ PM आशा की हम बात कर रहे थे, क्योंकि PM आशा का कंपोनेंट बना दिया गया है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका एम क्या था लाने का, कि ये प्रोवाइड करे प्राइस अश्योरेंस पल्सेस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए एंड कॉपरा के लिए, इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर द फार्मर्स। इसके अलावा 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया था आपका PM आशा स्कीम को अंटिल 2025-2026 और एलोकेशन इसके लिए दिया गया था आपका 35,000 करोड़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज अपॉइंटेड डैश एज अ DG डायरेक्टर जनरल ऑफ अ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज राजेश निर्वाण। क्या नाम है इनका, राजेश निर्वाण को अपॉइंट किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, अमृत मोहन प्रसाद को, जिनके पास एडिशनल चार्ज दिया गया था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। ठीक है, अमृत मोहन प्रसाद जो है करेंटली DG है, ये आपके सशस्त्र सीमा बल के, ठीक है, SSB के ये आपकी जो है करंट DG हैं। नाउ यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हो, राजेश निर्वाण जी की आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। साथ में ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में, और 1978 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the 19th edition of Global Hunger Index 2024, India has been ranked at dash position among 127 countries with a overall score of 27.3. तो recently जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसे रिलीज किया गया था और इसमें इंडिया के कितनी रैंक थी, 2024 की रैंक अगर देखी जाए तो इट इज 105th रैंक, वेयर एज 2023 में इंडिया की रैंक कितनी थी, इट इज 111th रैंक।
तो इंडिया ने इस बार इम्प्रूव किया है। और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी बात करेंगे अभी, उससे पहले आपको नोट करना है इंडिया जो है सीरियस कैटेगरी में इंडिया को प्लेस किया गया है, और इंडिया के साथ 42 कंट्रीज इस कैटेगरी में शामिल हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, टोटल 42 कंट्रीज को यहाँ पे सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। वहीं पे इंडिया का पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसकी 109th रैंक है, ये भी इस कैटेगरी में इंक्लूडेड है, और अफगानिस्तान विद 116th रैंक। वेयरएस बांग्लादेश जिसकी 84th रैंक थी, नेपाल 68th रैंक, श्रीलंका 56th रैंक, इनको मॉडरेट कैटेगरी में प्लेस किया गया है। फाइन, अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है। अब ये होता क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज का ये एक टूल होता है जिसका काम होता है मेजर करना और ट्रैक करना हंगर लेवल्स को विद अ ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर्स। ठीक है, उस पे बेस्ड यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। अब ये रैंकिंग आपके 4 की इंडिकेटर पे बेस्ड होती है, जिनके शेयर भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि कितना इसका वेटेज होता है, जिसकी वजह से रैंकिंग आपकी बनाई जाती है। ठीक है, तो अंडर नरिशमेंट जो है इसका वेटेज आपका 1/3 है। अंडर नरिशमेंट क्या होता है, इट इज अ शेयर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इट इज अ शेयर ऑफ पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इनटेक जो है वो इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड स्टनिंग, इट इज अ शेयर ऑफ चिल्ड्रन जिनकी आपकी हाइट जो है, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर्स है बट उनकी हाइट जो है उस कंपैरिजन में सही नहीं है। दैट मीन्स अगर 5 साल का बच्चा है तो इसकी हाइट 109.2 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो वही दर्शाता है आपका चाइल्ड स्टनिंग टू, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, और इसका वेटेज कितना है, 1/6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चाइल्ड फास्टिंग। चाइल्ड फास्टिंग में आपका क्या है कि जो अगर 5 साल का बच्चा है जिसकी हाइट के कंपैरिजन में उसका वेट जो है वो कम है, ये दर्शाता है। ठीक है, और इसका वेटेज भी आपका 1/6 है। देन चाइल्ड मोर्टिलिटी, ये आपका लास्ट इंडिकेटर है। इट इज अ शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु पासेस अवे बिफोर टर्निंग 5 विच पार्टली रिफ्लेक्ट्स द फैटल मिक्स ऑफ पुअर न्यूट्रिशन एंड अनसेफ एनवायरमेंट। क्लियर हुआ? नाउ, अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करती है? इट इज आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरी आपकी जर्मन एजेंसी है विच इज वेल्थ हंगर हिलिफ, WHH इसका आपका एक्रोनियम है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इंडिया की रैंकिंग तो बताती, बट टॉप रैंकिंग में कौन सा कंट्री था? तो एज पर दिस रिपोर्ट जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, बेसिकली इसमें 22 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका स्कोर आपका लेस देन 5 आया है, तो इनको कोई भी इंडिविजुअल रैंक ग्रांट नहीं की गई है, साइन नहीं की गई है, और इनको कलेक्टिवली 1 to 22 रैंकिंग दे दी गई है। ठीक है, ऐसा मेंशन किया गया था। अब ये 22 कंट्री कौन सी हैं? बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, चिले, चाइना, कोस्टारिका, क्रोशिया, एस्टोनिया, ये सारी आपकी ऐसी कंट्रीज हैं जो 1 to 22 की रैंकिंग में आपकी आई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग। तो आपका एकलव्य मॉडल जो है, एकलव्य प्लेटफॉर्म जो है वो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए? जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए। क्लियर है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म का एकलव्य। फाइन, अब जो ये प्लेटफॉर्म है इसे डेवलप किया गया है अंडर द शिमला बेस्ड हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड विद द सपोर्ट फ्रॉम आर्मी वॉर कॉलेज। तो जो एसेंशियल सपोर्ट था ये प्रोवाइड किया गया था आर्मी वॉर कॉलेज द्वारा। एंड जो बाइसेग एन है, भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है एट अ नो कॉस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में ही इसे होस्ट किसने किया था? आर्मी डेटा नेटवर्क द्वारा इसको होस्ट किया गया था। इसमें इस प्लेटफॉर्म में 96 कोर्सेज जो हैं ये आपके जो है प्रोवाइड किए जाएंगे 17 कैटेगरी में, एंड इन कोर्सेज के माध्यम से ट्रेन किया जाएगा इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड व्हिच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स फॉर 2024, मार्किंग देम एज टू बिग टू फेल। तो रिसेंटली जो हमारा RBI है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसने आपके DSIBs की लिस्ट जारी की है। इसमें 3 बैंक शामिल हुए हैं जो लास्ट ईयर 3 बैंक थे, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, इन तीनों को डेजिग्नेट किया गया है डोमेस्टिक
सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक मतलब देश के ये इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, अगर ये फेल होते हैं तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इस नुकसान से बचने के लिए इन तीनों बैंक को एडिशनल कैपिटल जो है वो मेंटेन करनी होती है। रिस्क रेशियो के अलावा भी इन्हें कुछ परसेंटेज मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ कितना परसेंटेज इनको मेंटेन करना होता है? अगर करंटली बात करें, आईसीआईसी बैंक अभी कोई यहाँ पे परसेंटेज मेंटेन नहीं कर रहा है। HDFC बैंक जो है 0.2% मेंटेन कर रहा है, और SBI अभी 0.60% मेंटेन कर रहा है, और ये इसे मेंटेन करेंगे टिल 31 मार्च 2025। इसके बाद यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं कि जो SBI है ये 0.80% मेंटेन करेगा एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 रिक्वायरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ अ रिस्क वेटेड असेट। ठीक है, तो ये बेसिकली इनको मेंटेन करना है। SBI अभी जो है कितना मेंटेन कर रहा है? 0.60%, और इसे 1 अप्रैल 2025 से मेंटेन करना होगा 0.80%, जो बकेट 4 के अंडर आता है। टोटल यहाँ पे बकेट 5 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अभी SBI जो है 1 अप्रैल 2025 से 4th बकेट में आ जाएगा, अभी 3rd बकेट में है। ओके, वहीं पे HDFC बैंक की बात करें तो ये पहले आपका 1st बकेट में था, और अभी इसको 1 अप्रैल 2025 से कहाँ पे? ये 2nd बकेट में आपका आ जाएगा 0.40%, एंड ICICI बैंक आपका कौन से बकेट में आ जाएगा? बकेट 1 में। क्लियर है? ये क्लियर हुआ जो चेंजेस हुए हैं? फाइन। नाउ शुरू से इसकी बात करेंगे। RBI ने 2014 में यहाँ पे एक फ्रेमवर्क लाया था और डीलिंग विद दी DSIBs, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। 2014 में फ्रेमवर्क लाया गया था। फिर 2015 से RBI ने डिस्क्लोज करना स्टार्ट किया बैंकों के नाम कि किनको हम डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो हैं उनको मानेंगे। तो 2015 से, और 2015 में इनिशियली 2 बैंकों का नाम यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था, विच इज SBI एंड ICICI बैंक। फिर 2017 तक आते आते 2017 में बेसिकली हमने यहाँ पे ऐड किया है HDFC बैंक को। तो 2017 से 2024 तक 3 बैंक अभी तक जो है आपके DSIBs चले आ रहे हैं। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है HDFC कब जुड़ा था? तो 2017 में HDFC इस लिस्ट में शामिल हुआ था। क्लियर है? अब जैसे हम बात कर रहे हैं DSIBs की, ऐसे ही आपके ग्लोबल लेवल पे बैंक्स जो होते हैं उनको हम ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं। GSIBs भी होते हैं, जिनकी लिस्ट भी आपकी नवंबर में लाई गई है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था आपका, ये आपका DSIBs का, GSIBs का, ये लाया कौन था? इस कॉन्सेप्ट को इशू किया गया था बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की। तो 2023 में जो लिस्ट आई थी उसमें आपके 29 बैंक्स थे, वेयरएज 2022 की लिस्ट में यहाँ पे जो है 30 बैंकों की लिस्ट थी, बट 2023 में एक कम हो गया था। और 2024 की बात करें तो अगेन यहाँ पे 23 बैंकों की लिस्ट है, जो 2023 में थी वही लिस्ट है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे जो आपका ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल बैंक है, ये आपका जो ग्लोबल बैंक है, ये आपका बकेट 1 से इसे बकेट 2 में डाल दिया गया है। वेयरएज आपका जो बैंक ऑफ अमेरिका है, इसे बकेट 3 से बकेट 2 में शिफ्ट किया गया है। तो ये चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, और टोटल GSIBs आपके 29 है। कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी, इनकी भी जैसे हमारी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बकेट थी, ऐसे ही इनकी भी होती है, राइट। तो ये आपका फर्स्ट वाली बकेट में कोई नहीं है। 4th वाली में JP मॉर्गन चेस है। 3rd बकेट में सिटी ग्रुप और HSBC है। देन बकेट 2 में आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हो। बैंक ऑफ अमेरिका आपका शिफ्ट हुआ है, राइट। एंड यहाँ पे दूसरा बैंक कौन सा है? इट इज ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल। फाइन, यहाँ पे बकेट 1 में भी आप लिस्ट देख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार ऑफ अमिताभ बच्चन फॉर द कस्टमर एंगेजमेंट। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, विच इज मतलब पहली बार ये आपका यहाँ पे देखने को मिला है, फर्स्ट AI पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार। इनके ब्रांड एम्बेसडर का जो है अमिताभ बच्चन जी। कौन सा बैंक है ये? इट इज IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक के यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी हमने पढ़ लिया, अमिताभ बच्चन जी हैं, और इन्होंने AI पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार लॉन्च किया है, और ये ऐसा करने वाला पहला बैंक बना है। क्लियर है?
नाउ अब यहाँ पे ये जो होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी डिवाइस है, इससे जो आपके कस्टमर हैं ये की सर्विसेज जैसे जीरो फी बैंकिंग के बारे में जान सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग, मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, नाउ IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो करंट MD एंड CEO इसके हैं बी वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ बुकर प्राइज एंड इट्स रेसिपिएंट। तो बुकर प्राइज सबसे पहले नोट करना है आपको। बुकर प्राइज क्या है? आपका हर साल दिया जाने वाला एक प्राइज जो लिटरेरी प्राइज है। बेसिकली जो नॉवेल्स इंग्लिश में लिखी जाती हैं और पब्लिश होती हैं, ओरिजिनल नॉवेल्स जो इंग्लिश में लिखी जाती हैं और पब्लिश होती हैं आपके यूके में, उनको वो एलिजिबल होती हैं इस अवार्ड के लिए। ओके, पहली चीज ये क्लियर हुई। नाउ नेक्स्ट इज कब स्टैब्लिश हुआ था ये अवार्ड? बुकर प्राइज आपका स्टैब्लिश किया गया था 1969 में। ठीक है, कहाँ पे आपका स्टैब्लिश हुआ था? 1969 में ये आपका स्टैब्लिश हुआ था। और पहला इसका अवार्ड किसे दिया गया था? ये दिया गया था PH न्यूबाय को। ठीक है, क्या नाम है इनका? PH न्यूबाय। इनकी आपकी नॉवल थी समथिंग टू आंसर फॉर। ठीक है, ये इनकी नॉवल थी। इस नॉवल के लिए इनको पहला बुकर प्राइज दिया गया था। फाइन, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने लास्ट 5 ईयर्स के जो आपके यहाँ पे बुकर प्राइज जो दिया गया था उसके कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार किए हैं। आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है। ठीक है, तो देखो 2024 का जो आपका बुकर प्राइज था ये दिया गया था ऑर्बिटल बाय समांथा हार्वी। ये तो आपको याद ही होगा। तो ये आपका कॉम्बिनेशन क्या है? फर्स्ट का C है। एंड 2023 में ये आपका प्रॉफिट सॉन्ग बाय पॉल लेंच, ये 2023 के आपके जो हैं विनर हैं। देन 2021 में ये अवार्ड दिया गया था आपका डेमन गेलगुइट को, द प्रॉमिस बाय डेमन। और बाकी आपके सेम ही आंसर। 2020 के आपका डगलस शॉर्ट जो है इनको ये दिया गया था। और 2019 में आपका मार्गरेट एटवुड को जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज फर्स्ट का C है, सेकंड का आपका B है, और थर्ड का A है, और फोर्थ का D एंड फिफ्थ का E है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका है। नाउ 2024 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, 2024 की अगर बात करें तो 2024 में ये अवार्ड किसे दिया गया था? आपका ऑर्बिटल नॉवल को, विच इज रिटन बाय द समांथा हार्वी, जो एक शॉर्टेस्ट नॉवल है एंड इट इज द सेकंड शॉर्टेस्ट नॉवल जिसको बुकर प्राइज दिया गया है। पहली शॉर्टेस्ट नॉवल जिसको बुकर प्राइज दिया गया था 1979 में, और इस बुक का नाम है ऑफशोर बाय पेनेलोप फिट्जगेरल्ड। ओके, अब नाउ 2024 की सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? ये आपका लंदन में हुआ था, लंदन यूके में। अवार्ड का आपका मनी कितना है? 50,000 पाउंड। और ट्रॉफी यहाँ पे दी गई थी। और ये ट्रॉफी प्रेजेंट किसने की थी? जो 2023 के विनर थे पॉल लिंच, उनके द्वारा समांथा हार्वी को ये ट्रॉफी दी गई थी। इसके अलावा जो ऑर्बिटल नॉवल है इसे और कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं? इन वर्ड्स लिटरेरी अवार्ड 2024 2024 का हाउ थॉर्नडन प्राइज इनको दिया गया था, इस नॉवल को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स को। पहली विमेन जिनको बुकर प्राइज दिया गया था 1970 में, बर्नेस रूबन्स जो है इनको आपका बुकर प्राइज मिला था फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स। नेक्स्ट 2019 में यहाँ पे कुछ आपका डिफरेंट हुआ था। डिफरेंट क्या हुआ था? 2019 में 2 जनों को बुकर प्राइज मिला था और पहली बार ऐसा देखा गया था कि जॉइंट विनर आपके अनाउंस हुए थे बुकर प्राइज के। ठीक है, अब 2 विमेन्स को यहाँ पे अवार्ड मिला था। एक तो आपकी थी मार्गरेट एटवुड और दूसरी आपकी थी बर्नार्डीन एवरिस्टो। तो जो मार्गरेट एटवुड हैं इनको द टेस्टामेंट्स के लिए अवार्ड मिला था एंड शी इज द ओल्डेस्ट पर्सन जिनको बुकर प्राइज जो है दिया गया था एट द एज ऑफ 79। नेक्स्ट आपका था 2019 का बुकर प्राइज जिनको दिया गया था, इनका नाम है बर्नार्डीन एवरिस्टो। ये इनकी नॉवल थी गर्ल विमेन ऑथर, इनके लिए अवार्ड दिया गया था एंड शी बिकेम द फर्स्ट ब्लैक विमेन जिनको बुकर प्राइज मिला था। फाइन, नाउ इंडियन ऑथर्स जिनको बुकर प्राइज मिला है, पहले आपके हैं 1971 में VS नैपॉल, इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। 1997 में अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग।
1981 में सलमान रुशीद, मिडनाइट चिल्ड्रन, 2008 में द वाइट टाइगर बाय द अरविंद अधिगा, किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में, और 2022 में टॉम ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज दिया गया था। ओके, नेक्स्ट इज India's first silicon carbide manufacturing facility is to be built in dash state. So कौन से स्टेट में आपकी बिल्ड की जाएगी इंडिया की पहली सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? इट इज ओडिशा। ओडिशा के भुवनेश्वर में ये की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है वो आपके 620 करोड़ की है। फाइन, एंड इसे बिल्ड किया जाएगा EMC पार्क इन इन्फो वैली इन विच इज लोकेटेड इन दी भुवनेश्वर, उड़ीसा। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसे डेवलप किसने किया है? मुंबई बेस्ड RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। एंड यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है जो इस फैसिलिटी में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा फॉरेन मार्केट जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। क्लियर है? Next up question है IRDAI has formed a 7-member committee to review and implement changes to the Insurance Act 1938. The committee is chaired by dash. तो रिसेंटली IRDAI ने एक 7 मेंबर की कमेटी सेटअप की है जिसके आपके चेयर हैं दिनेश कुमार खरा जो फॉर्मर आपके चेयरमैन रहे हैं SBI के। ही इज अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI जो इसके आपके हेड हैं। और इस कमेटी में और कौन मेंबर्स आपके शामिल हैं? NS कनन जो फॉर्मर CEO रहे हैं आपके ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के, गिरीश राधाकृष्ण जो फॉर्मर CMD आपके रहे हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के, राकेश जोशी जो IRDAI के मेंबर थे, सौरभ सिन्हा जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं RBI के, आलोक मिश्रा MD and CEO माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, एंड L विश्वनाथ जो लीगल एक्सपर्ट हैं आपके। तो इन सभी को इस कमेटी में शामिल किया गया है और कमेटी के हेड बनाए गए हैं दिनेश कुमार खरा। ओके, अब जो ये कमेटी है ये बेसिकली डिसीजन लेगी आपके FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में ये 74% से 100% करने की बात की गई थी। तो इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट जिस पे डिस्कशन होना है कि एक ही लाइसेंस के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसके पास लाइसेंस है आपका इंश्योरेंस का, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का उसके पास लाइसेंस है, तो वो कंपनी जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी लाए। तो ऐसा ये यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे चलेगा। फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो कम करना चाहिए हमें, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं इंश्योरेंस मार्केट में आए। ओके, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़े, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे डिस्कशन होना है। ये 7 मेंबर कमेटी इसके ऊपर डिसीजन यहाँ पे लेगी और अमेंड करेगी, चेंजेस करेगी आपके इंश्योरेंस एक्ट 1938 को, और इनको यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करनी है विद इन 3 मंथ। ओके, 3 मंथ में इनको ये रिपोर्ट सबमिट भी करनी है इन टॉपिक्स में डिस्कशन करके। फाइन, नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ वीनस ऑर्बिटर मिशन by the Department of Space to explore and study Venus. The total fund approved for the Venus orbiter mission is dash. तो यूनियन कैबिनेट द्वारा अभी VOM मिशन जो है इसको अप्रूवल दिया गया है, हरी झंडी यहाँ पे दी गई है इसके डेवलपमेंट के लिए। अब क्वेश्चन है कि टोटल फंडिंग जो अप्रूव की गई है इस मिशन के लिए इट इज योर 1236 करोड़। ठीक है, कितनी फंडिंग दी गई है? 1236 करोड़, जिसमें से 824 करोड़ जो है वो आपका स्पेंड किया जाएगा स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए। ठीक है, अब स्पेस क्राफ्ट बनाएगा कौन? इसरो से जो है बनाएगी एंड इसका इसे डेवलप करेगी और इसे लॉन्च करेगी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अकम्प्लिश्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ड्यूरिंग द मार्च 2028। क्लियर है? Next is which zoological park will become the first zoo in India to receive certification from a Indian Green Building Council? तो IGBC जो है, जो आपका इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। बेसिकली जो इनकी सर्टिफाइड बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जो सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे पहला आपका जू कौन सा बनेगा जिसे सर्टिफिकेशन दिया जाएगा IGBC से? तो इट इज दुर्गेश अरण्य जियोलॉजिकल पार्क इन हिमाचल प्रदेश जो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, अब इस जू डेवलपमेंट के लिए पहला फेज जो आपका होगा इसमें 25 हेक्टेयर
का एरिया जो है वो आपका शामिल किया गया है, जिसके लिए 230 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे पास किया गया है। एंड ये भी बताया गया है कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूरे पार्क की यहाँ पे बात की जाए तो उसके लिए बजट दिया गया है आपका 619 करोड़ का। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो कांगड़ा में टूरिज्म है वो आपका और बढ़ जाएगा। क्लियर है। नाउ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में, एंड इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड, डिजाइन टू कैटर द नीड्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? ये पहला आपका ऐसा पॉलिसी है जो आपके ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी है स्पेशल केयर गोल्ड नाम से। इसे लॉन्च किया है आपका स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने। किसने लॉन्च किया है? स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने। एंड इट हैज डेवलप्ड, मतलब जो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस है इसने इस पॉलिसी को डेवलप किया है विद द पार्टनरशिप ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ अ ब्लाइंड, दैट इज NAB। ठीक है, इस पॉलिसी के अंडर जो कंपनी है ये ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग प्रोवाइड करेगी इंडिविजुअल्स को जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स हैं, ताकि ये हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बन सके। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के करंट प्रेसिडेंट आपके हैं हेमंत टकले। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसके ब्रांड एम्बेसडर करंटली हैं आपके जॉन इब्राहिम, और इसे 1951 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। स्टार हेल्थ अलाइड की बात करें, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस की, तो इसके करंट MD एंड CEO कौन है? आनंद रॉय। फाइन। नेक्स्ट इज इस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो जो पॉलिसी है ये डिजाइन की गई है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की एज पर द राइट्स ऑफ अ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसमें आपके HIV एड्स के पर्सन्स जो हैं वो भी कवर होंगे। फाइन। पॉलिसी टर्म रहेगा आपका पॉलिसी का 1 ईयर का। टाइप ऑफ पॉलिसी इट इज इंडिविजुअल। एंट्री एज आपकी रहेगी अडल्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम अप टू 65 ईयर्स। फाइन। डिपेंडेंट चिल्ड्रंस जो है ये आपके रहेंगे न्यू बॉर्न से 17 ईयर्स तक के, ये एंट्री एज रहेगी। साथ में सम इंश्योर्ड ऑप्शन जो है आपका वो 4 लाख से 5 लाख तक का है। क्लियर है। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है ये आपकी जो बेसिकली प्रीमियम है ये आप क्वार्टरली और हाफ ईयरली यहाँ पे पे कर सकते हो। क्लियर है। Now next question है what is the name of a recently discovered black hole which was identified using the James Webb Telescope and चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। तो रिसेंटली एक आपका ब्लैक होल डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है LIT 568। क्या नाम है इसका? LIT 568, जिसको डिस्कवर किया है कौन से टेलीस्कोप ने? नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी में। क्लियर है। ये जो ब्लैक होल है आपका ये आपका एग्जिस्ट करता है सिंस 1.5 बिलियन ईयर्स, मतलब 1.5 बिलियन ईयर से ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है एंड ये हमारी जो गैलेक्सी है उसके बीचों बीच पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक और बैंक्स हैज वॉन द IBA टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024। इंडियन बैंक एसोसिएशन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 के अभी रिसेंटली आपके दिए गए थे। 7 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं एंड इन सारी 7 कैटेगरीज में 2 बैंक जो है इन्होंने सारी कैटेगरी में अवार्ड हासिल किए हैं। ये कौन से 2 बैंक हैं? एक तो सिटी यूनियन बैंक हो गया आपका, दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोथ A and B आर करेक्ट। ठीक है। यहाँ पे IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने आपकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है, ये आपकी कॉन्फ्रेंस थी 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशन 2024, जिसको मुंबई महाराष्ट्र में आपका जो है ऑर्गेनाइज किया गया था एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे RBI के डेप्यूटी गवर्नर द्वारा जिनका नाम है T रावी शंकर। ठीक है। कौन सी 7 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं? बेस्ट डिजिटल सेल्स पेमेंट एंड एंगेजमेंट, बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अडॉप्शन में। दूसरा आ जाता है आपका बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन बेस्ट AI एंड मशीन लर्निंग एडॉप्शन में, बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट इज बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक। तो ये 7 कैटेगरीज जो हैं इनमें ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें भी फर्दर 3 कैटेगरी आपके हो जाती हैं, विनर, रनर अप एंड स्पेशल मेंशन। ठीक है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे बेस्ट डिजिटल सेल्स पेमेंट एंड एंगेजमेंट कैटेगरी में HDFC बैंक ने टॉप किया है। देन बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन एंड बेस्ट
फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड SBI बैंक को दिया गया है। देन बेस्ट AI एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग अडॉप्शन एंड बेस्ट IT रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड्स it goes to the Bank of Baroda। बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड ये दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया है। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें IBA की, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की। तो इसके करंट चेयरमैन है NB राव। इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इसरो हैज लॉन्च द लेटेस्ट वर्जन ऑफ अ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज फीस्ट सॉफ्टवेयर एट द 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर मीटिंग हेल्ड एट डैश। तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? ये मीटिंग आपकी IIT हैदराबाद में हुई थी। एंड ये जो आपका फीस्ट सॉफ्टवेयर है ये किसने डेवलप किया है? ये इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है। और इससे क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो इंजीनियर्स हैं वो टेस्ट कर पाएंगे कि जो डिज़ाइन है, मतलब वर्चुअली ये टेस्ट कर पाएंगे कि जो डिज़ाइन है वो एक्चुअल में काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स है, इसका वर्चुअल डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है और ये कैसे वर्क करेगा या क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी, मतलब अगर शेप ऐसा है तो कैसा वर्क करेगा या शेप ऐसा है तो कैसा वर्क करेगा। तो ये सब चीज़ें टेस्टिंग यहाँ पे इंजीनियर्स कर पाएंगे बिफोर फिजिकल कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपका डिज़ाइन किया गया है। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन February 2025 द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड International Big Cat Alliance as a intergovernmental organization. The IPCA came into effect on 23rd January 2025. In which Indian city the IPCA located? तो recently Ministry of External Affairs ने declare किया है IPCA International Big Cat Alliance को as a intergovernmental organization। ऑफिशियली मतलब ये डिक्लेयर हो गया है एंड ये आपका इफेक्ट में आया था 23rd जनवरी 2025 से। ठीक है, नाउ इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, IPCA की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें आपके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो PM मोदी द्वारा इसको जो है इनॉग्रेट किया गया था। एंड इसका मेन पर्पस क्या था बनाने का, कि जो 7 टाइप के आपके बिग कैट स्पीशीज होती हैं उनको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी स्पीशीज आपकी इंक्लूडेड है? जैसे हो गया टाइगर, ठीक है, लायन हो गया आपका, लेपर्ड हो गया, फिर आपका चीता हो गया। तो इस टाइप की जो आपके 7 बिग कैट स्पीशीज हैं, इसमें जैगवार भी आपका इंक्लूडेड है, पूमा भी इंक्लूडेड है, स्नो लेपर्ड भी है। तो इस टाइप के 7 जो बिग कैट स्पीशीज हैं उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए इसको जो है, इस एम के साथ इसको जो है आपका लाया गया था। ठीक है, नाउ एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, मिनिस्ट्री ने ये भी कंफर्म किया है कि 5 कंट्रीज जैसे निकारागुआ हो गई, एस्वेतिनी, इंडिया, सोमालिया, लाइबेरिया, ये सारे फॉर्मली मेंबर बन गए हैं IPCA के। ठीक है, इन्होंने फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। फाइन, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था यहाँ पे 1 टाइम बजटरी सपोर्ट 150 करोड़ का IPCA के लिए 5 सालों के लिए। यहाँ 2023-24 से 2027-28 तक का जो 5 साल हैं उनके लिए 150 करोड़ का आपका यहाँ पे बजटरी सपोर्ट इंडिया ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसके अलावा IPCA की अगर बात करें तो 2023 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? SP यादव इनका नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली द US नेवी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द हेलियोस सिस्टम टू स्ट्रेंथन इट्स नेवल ऑपरेशन। व्हाट डज हेलियोस स्टैंड फॉर? हेलियोस सिस्टम रिसेंटली US नेवी ने जो है टेस्ट किया है और इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्विलियंस। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर C, हेलियोस सिस्टम का ये फुल फॉर्म होता है एंड इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, जो आपकी अमेरिकन डिफेंस एंड स्पेस मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है और ये यूज करेगा 60 किलोवाट हाई एनर्जी लेजर्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट 1 मेगावाट
ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन लॉन्च। तो इनमें से कौन सा आपका जो है स्टेट है जहाँ पे लॉन्च किया गया है नॉर्थ इंडिया का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? तो इट वॉज लॉन्च इन दी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है। एंड एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इट इज़ दाबहोता, सोलन डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। ओके, एंड ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का अलॉन्ग विद ऑल इंडिया लिमिटेड। एंड टोटल कॉस्ट इसका कितना रहा है? 9.04 करोड़ का इसका टोटल कॉस्ट आपका रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज डेवलप्ड अ इनोवेटिव मेथड टू लॉन्च सैटेलाइट्स इनटू अ लो अर्थ ऑर्बिट विदाउट यूजिंग रॉकेट फ्यूल। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नया मेथड निकाला है कि ये बिना रॉकेट फ्यूल को यूज़ किए हुए सैटेलाइट को जो अर्थ की लोअर ऑर्बिट है उसमें जो है स्टैब्लिश कर सके? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पिन लॉन्च। जो आपकी कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है इसने ये मेथड लॉन्च किया है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पे यहाँ पे आप जो है ये फैसिलिटी देख रहे हो, ये इसकी हेल्प से ही जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है रॉकेट फ्यूल को यूज़ करके हम जो सैटेलाइट को भेजते हैं वो ना करके अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर्ड काइनेटिक एनर्जी से की मदद से हम सैटेलाइट को भेजेंगे। बेसिकली अगर आपने बचपन में कभी ऐसा किया कि एक पत्थर आपने लिया है, ठीक है, पत्थर लिया है, उसको आपने धागे के साथ बांध दिया है और ज़ोर ज़ोर से घुमाया है ना? तो ऐसे सारे बच्चे किए, मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी शायद किया हो। तो इसमें क्या होता है कि बस इसी तरह का मेथड यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी की मदद से आपकी जो सैटेलाइट है उसको बाहर भेजने की यहाँ पे बात की जा रही है। बेसिकली इसमें भी ये जो आपका ये गोल सा आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें क्या होगा, आपकी जो सैटेलाइट है उसको ऐसे रोटेट किया जाएगा, ठीक है, एंड जब वो अपने पीक पे होगा उसे रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम पत्थर को रिलीज करते थे किसका दूर जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे इस मेथड की मदद से जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। एंड ये जो मेथड है इको फ्रेंडली है, चीप है, क्योंकि आप सभी को पता है रॉकेट फ्यूल जो है वो बहुत महंगा आता है और इसमें हमारा जो है पैसा भी बचेगा और साथ में एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली इन फरवरी विथड्रॉ फ्रॉम द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो चाइना का BRI इनिशिएटिव है उसमें से रिसेंटली विथड्रॉ किया है कौन सी कंट्री ने? पनामा ने विथड्रॉ किया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर क्वेश्चन बने कि कब ज्वाइन किया था BRI को, तो 2017 में किया था और अब इससे विथड्रॉ कर लिया है पनामा ने। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट किसने की थी? जो प्रेसिडेंट है आपके पनामा के, जॉस रॉल मोलिनो, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। नाउ पनामा की कैपिटल देखते हैं, इट इज़ पनामा सिटी। करेंसी क्या है? इट इज़ Panamanian Balboa. Next question है, name the country that has been featured in a United Nations honor roll for timely payment of a regular budget assessment. तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसको फीचर किया गया है इन द UN's honor roll for timely payment of regular budget assessment? तो इट इज़ योर इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ये बेसिकली अप्रूव करती है यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट को इन मंथ ऑफ दिसंबर। हर साल ये यहाँ पे अप्रूव किया जाता है और अभी रिसेंटली इंडिया को फीचर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अनाउंस किया है कि इंडिया जो है ये फीचर किया गया है यूनाइटेड नेशंस ऑनर रोल में फॉर द टाइमली पेमेंट। ओके, नाउ इंडिया जो है ये आपका पेड रेगुलर मतलब इंडिया जो है वो रेगुलरली पे करता है बजट असेसमेंट को इन अ फुल एंड 30 डे पीरियड में इंडिया ने ये पेमेंट यहाँ पे की है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था अकॉर्डिंग टू दी UN कमिटी ऑन कंट्रीब्यूशन एज ऑफ 31 मार्च 2025 इंडिया ने कंट्रीब्यूट किए हैं 37.64 मिलियन $US टू दी 2025 UN रेगुलर बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2025 इंडियन आर्मीज ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर विच इज योर फोर्ट विलियम was officially renamed to विजयदुर्ग। वेयर इज द फोर्ट विलियम लोकेटेड?
तो फोर्ट विलियम आपका लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, और इसे रिसेंटली रीनेम किया है विजयदुर्ग। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 2 चेंजेस और हुए हैं, जैसे जो किचनर हाउस था इसको मानिक शॉ हाउस इसका नाम रखा गया है, एंड सेंट जॉर्ज गेट जो है इसका नाम रीनेम करके शिवाजी गेट रख दिया गया है। फाइन। अब इस फोर्ट की बात करें तो ये फोर्ट आपका कोलकाता में लोकेटेड है नियर दी ह्यूगली रिवर, एंड ओरिजिनली इसका नाम रखा गया था किंग विलियम थर्ड के नाम पे ऑफ इंग्लैंड, एंड ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसको जो है आपका बनाया गया था, बिल्ड किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1693 में अंडर सर जॉन गोल्ड्सब्रो, एंड इसे कंप्लीट किया गया था 1706 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हैज रिलीज इट्स लेटेस्ट annual list of a top 10 countries and region for a leadership in energy and environment design in 2024. India ranked dash globally on the list with a 370 certified projects. तो रिसेंटली यहाँ पे एक लिस्ट जारी की गई है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो आपका 3rd पोजीशन पे है ग्लोबली, और इंडिया के आपके लीडरशिप जो है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिज़ाइन जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कितने हैं, इट इज़ 370 प्रोजेक्ट्स, और ये आपका फैला हुआ है इन 8.50 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर्स में जीएसएम में। ओके, अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो पहला नंबर आपका चाइना का आता है, इनका आपका 1860 लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, और एंड ये आपके हैं 25 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर्स में। सेकेंड नंबर पर कनाडा आ जाता है, एंड कनाडा का कितना है, ये 10 मिलियन जीएसएम है। इंडिया की बात करें, इंडिया तीसरे नंबर पे है विद 8.50 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका साउथ कोरिया 3.24 मिलियन, एंड 5th नंबर पे है आपका यूएई विद 3.22 मिलियन जीएसएम। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की, तो करंट इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं पीटर टेम्पलेटन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी में, और स्टैब्लिश कब किया गया था, 1993 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली इन फरवरी कमीशन इट्स फर्स्ट ड्रोन कैरियर वॉरशिप जिसका नाम है शाहिद बगदेरी। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज कमीशन बाय द ईरान। ठीक है, किसने कमीशन किया है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, ईरान ने इसे कमीशन किया है, और ये आपका जो कैरियर है वॉरशिप कैरियर ये 1 साल विदाउट रिफ्यूलिंग जो है ये आराम से काम कर सकता है, ये आपका इधर से उधर आराम से जा सकता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इक्विप की गई हैं, जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मैरीटाइम एंड हेलीकॉप्टर रिफ्यूलिंग स्टेशन इसमें आपको मिलेगा, एयर डिफेंस सिस्टम्स इसमें लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस टूल इसमें आपके लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इस कैरियर वॉरशिप के स्पीड की, तो मैक्सिमम स्पीड ये आपका 22 नॉट्स का ले सकता है, और इसका जो नॉर्मली इकोनॉमिक क्रूजिंग स्पीड है वो कितना रहेगा आपका 18 नॉट्स का। ठीक है, अब ईरान की बात करें, ईरान के करंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है मसूद फेज़ेकियान, कैपिटल इसकी है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द कंट्री that has partnered with China to include its first lunar rover in China's Chang'e 8 मिशन, जिस मिशन का मेन एम है कि एक्सप्लोर इन्हें करना है मून का साउथ पोल, और ये मिशन आपका स्केड्यूल किया गया है 2028 के लिए। ठीक है, तो रिसेंटली पाकिस्तान की आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विच इज़ योर स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जिसने MOU साइन किया है चाइना की जो आपकी स्पेस एजेंसी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि पाकिस्तान का पहला लूनर रोवर जो है उसे लॉन्च किया जा सके। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है IRDAI हैज अनवील्ड द रेवोल्यूशनरी प्लान कॉल्ड डैश ड्यूरिंग द 9th बीमा मंथन विच वाज हेल्ड ऑन 13th to 14th February 2025। तो अभी जो है 13 से 14 फरवरी को एक मीटिंग आपकी हुई थी जिसका नाम है बीमा मंथन, इसका 9th एडिशन आपका हुआ था,
एंड इस मीटिंग में बेसिकली IRDAI और जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसके CEO एक मीटिंग करते हैं जहां पे डिस्कस किया जाता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें बेसिकली हो रही हैं और आगे हमें क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योर्ड किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपका प्लान लॉन्च किया गया है, अनवील किया गया है, जिसका नाम है बीमा त्रिनीति, ठीक है। इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है कि एनहांस किया जाए एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को इन ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। नाउ IRDAI ने से आपका लॉन्च किया है तो उसके बारे में देख लेते हैं। IRDAI के चेयरपर्सन कौन है? देवशीष पांडा। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में एंड 1999 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं इस प्लान की। बीमा त्रिनीति, त्रिनीति मीन्स इसमें तीन चीजें आपकी हैं, तीन नीतियां इसमें हैं। क्या क्या ये नीतियां हैं? एक हो गया बीमा सुगम, दूसरा है बीमा विस्तार और तीसरा है बीमा वाहक। तो इन तीन चीजों से बीमा त्रिनीति प्लान आपका बनता है। अब ये तीनों क्या चीज हैं? पहले हम बात करेंगे बीमा सुगम की। बीमा सुगम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंश्योरेंस बाय और सेल दोनों ही यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है क्या हो रहा है, इंश्योरेंस बेचा भी जा रहा है और खरीदा भी जा रहा है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों काम यहाँ पे हो जाएंगे। एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कस्टमर से यहाँ पे जो है बाय कर सकता है आपकी जो भी प्लान्स हैं या पॉलिसीज हैं इंश्योरेंस की, ओके। नेक्स्ट आता है बीमा विस्तार। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको लगा कि नहीं यार मेरे को जो है अपना लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, तो फिर आपने लाइफ इंश्योरेंस अलग लिया। तो अब यहाँ पे बीमा विस्तार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आपको बंडल दे दिया गया है, जिस बंडल में आपका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें एक ही बंडल में दे दी गई हैं। तो अब आपको अलग अलग खरीदना नहीं पड़ेगा, एक ही बंडल आप खरीद लो, उसी के बेसिस पे इसका जो है प्रीमियम आपको पे करना होगा, ठीक है। मतलब एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है बीमा वाहक। बीमा वाहक क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो लोकलाइज विमेन होती हैं उनको वो क्या करती हैं, वो इंश्योरेंस अवेयरनेस यहाँ पे घर घर जाके आपके देंगे, ग्राम सभा लेवल पे, ठीक है। इंश्योरेंस की अवेयरनेस ये देंगी और इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सेल करेंगी। तो यहाँ पे मेन फोकस जो रखा गया है वो विमेन एम्पावरमेंट में रखा गया है। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई, बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक, और इन तीनों से बनता है आपका बीमा त्रिनीति, ओके। Now next up question है, in February 2025 the RBI imposed penalty of rupees 26.70 lakh on which bank for deficiencies in adhering to the customer service in banks। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिस पे RBI ने पेनल्टी अभी लगाई है 26.70 लाख की? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज दिस पेनल्टी इज इम्पोज ऑन द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो आपका ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें भी पेनल्टी लगी है 65 लाख की। एंड आपका एक NBFC है, चेन्नई बेस्ड NBFC एप्टस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस पे भी आपका 3.10 लाख का पेनल्टी लगाया है RBI ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, IRDAI हैज लॉन्च बीमा असबा which is Bima application supported by blocked amount to make insurance premium payment easier via UPI. The new payment mechanism will be effective from dash। तो IRDAI ने एक आपकी सर्विस लॉन्च की है बीमा असबा नाम से। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपको अगर आपने कभी IPO लिया हो तो आपको पता होगा कि आप जब IPO के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ अमाउंट जिसके लिए आपने अप्लाई किया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर्स लेने हैं, ठीक है, 100 आपने जो है शेयर्स लेने हैं। इन दैट केस जो 100 शेयर का अमाउंट होता है वो आपका जो है ब्लॉक हो जाता है आपके अकाउंट में, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये बैंक अकाउंट है, आपने जो है 1.5 लाख के अमाउंट का जो है शेयर आपने लेना है, तो ये आपका ब्लॉक हो जाता है जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर अलॉट होता है तो पैसे कट जाते हैं, अदरवाइज आपका जो अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे प्रीमियम पे करने के लिए या पॉलिसी बाय करने के लिए यही मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है। तो IRDAI ने ये चीज़
किस नाम से लॉन्च किया है? बीमा असबा नाम से। बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय अ ब्लॉक्ड अमाउंट, ताकि इजीली प्रीमियम्स जो है आप पे कर सको यूजिंग यूपीआई। ठीक है, अब ये चीज़ इफेक्ट में कब से आएगी? 1 मार्च 2025 से ये आपका इफेक्ट में आएगा। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे जो आपके मतलब जो बैंक है, जो आपके इंश्योरर है, ठीक है, वो यहाँ पे कंपनीज जो हैं बेसिकली वो आपसे एक ई मैंडेट भरवाएंगी, एक फॉर्म आपसे भरवाएंगी, जिसमें आपका जिस डेट को अमाउंट कटना होगा वो मेंशन होगा, साथ में और डिटेल्स मेंशन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस फीचर के ये फीचर आपको अलाउ करता है पॉलिसी होल्डर को कि उनका जो फंड है वो ब्लॉक हो सके उनके बैंक अकाउंट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो प्रीमियम है वो जाता है 50,000 का, ठीक है, तो ये अमाउंट आपका जो है ब्लॉक हो जाएगा, इसे आप फर्दर कहीं यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इस अमाउंट को यूज़ किया जाएगा आपकी प्रीमियम पे करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अंडर द फैसिलिटी कॉल्ड बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट टू इंश्योरर हैपन्स ओनली व्हेन द इंश्योरेंस पॉलिसी इज इशूड। फॉर एग्जांपल आपकी कोई XYZ कंपनी है, उसने आपको पॉलिसी इशू की, उसके बाद ही आपके पैसे यहाँ पे कटेंगे। इन केस अगर प्रीमियम जो है, मतलब इन केस अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ एड ऑन किया हो और आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ गया, ठीक है, जैसे 50K था, 50K से अब ये आपका 60K हो गया। इन दैट केस आपको जो मैंडेट आपने स्टार्टिंग में साइन किया था या मैंडेट जो आपने फिल किया था, अपनी कंसेंट जो दी थी, उसमें आपको चेंज करने होंगे, वो आपको मॉडिफाई करना होगा उस मैंडेट को थ्रू द वन टाइम कंसर्ट और ऑथराइजेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इन केस जो इशूवर है, जो आपकी कंपनी है, उसने प्रोसेस नहीं किया एप्लीकेशन को विद इन 14 डेज, मतलब 14 दिन का यहाँ पर टाइम दिया है, अगर इसके दौरान ये चीज़ प्रोसेस नहीं होती है, आपका यहाँ पे आपको जैसे पॉलिसी नहीं दिया है उन्होंने, तो इन दैट केस आपका जो ब्लॉक्ड अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, उससे आपका जो ब्लॉक है वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली, वो अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। क्या हो रहा है, आपका कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है आपकी पॉलिसी का, आपका जो है ये अमाउंट ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, इस अमाउंट को ब्लॉक करके ये यूज़ करेंगे प्रीमियम्स के लिए, अगर रिन्यू करना होगा तो उसके लिए वो यूज़ किया जाएगा। नाउ बजाज एलियांस जो है ये आपकी पहली कंपनी बनी है जिसने इन फैसिलिटीज़ को, बीमा असपा फैसिलिटी जो है आपकी बीमा ASBA फैसिलिटी, इसको स्टार्ट किया है, और इसके तहत जो पॉलिसी होल्डर हैं ये अप टू 2 लाख तक का अमाउंट जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। फाइन। नाउ बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO है तरुण चुग, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 2001 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट अप क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टील कंपनी टू डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो इंडिया की पहली आपकी स्टील कंपनी बनी है जिसने डेवलप किया है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स को? तो इट इज़ योर टाटा स्टील। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज़ द टाटा स्टील कंपनी, एंड ये जो कंपनी है इन्होंने सक्सेसफुली इसे डेवलप किया है। ठीक है, हाइड्रोजन कंप्लायंट API X65 ERW, जिसे हम ISO 3183 L4505 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स। कौन सा स्टैंडर्ड? अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट 5L स्टैंडर्ड के तहत इनको मैन्युफैक्चर किया गया है, एंड दे आर स्पेशली डेजिग्नेटेड एज अ ग्रेड X6, और ये प्रोड्यूस किए गए हैं यूजिंग दी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, और प्रोसेसिंग इसकी हुई थी टाटा स्टील के खोपोली प्लांट में जो मुंबई में लोकेटेड है, एंड इसे मैन्युफैक्चर किया गया था टाटा स्टील के कलिंगा नगर प्लांट उड़ीसा में। ठीक है, टेस्टिंग कहाँ हुई है? इट इज़ कंडक्टेड बाय योर RINA कंसल्टिंग सेंट्रो सिविलोपो मटीरियली SPA इटली में इसके टेस्टिंग की गई है। इसके अलावा हमें नोट करना है इंडिया का एम क्या है। ठीक है, किसको लेके? ग्रीन हाइड्रोजन को लेके इंडिया का एम है कि हमें 2030 तक प्रोड्यूस करना है 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, एंड विद अ पोटेंशियल टू इंक्रीज दी 10 मिलियन मेट्रिक टन्स फॉर द एक्सपोर्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है? जो ये हाइड्रोजन कंप्लायंट स्टील पाइप्स है, इनकी जो डिमांड है ये आपकी शुरू होगी 2026-27 से, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है ये आपकी रहेगी ओवर 350 किलो टन
आने वाले 5 से 7 सालों में। ठीक है। नाउ टाटा स्टील की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO है टीवी नरेंद्रन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 1907 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है, इन February 2025 द NABARD has sanctioned 127 project totaling rupees 903.21 करोड़ फॉर विच स्टेट। तो रिसेंटली नाबार्ड ने 127 प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके सेंक्शन किए हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें अगर हम बात करें तो 2 मेन प्रोजेक्ट हैं, जैसे डेटा प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये सेटअप करेंगे आपके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। ठीक है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो इन्होंने बोला है, कैपेसिटी कितनी रहेगी 1.5 लाख लीटर इसकी जो है आपकी पर डे की कैपेसिटी रहेगी 1.5 लाख लीटर की। ठीक है, एंड साथ में ही नोट करना है इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशंस भी यहाँ पे जो हैं सेटअप किए जाएंगे। फाइन। नाउ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 103.21 करोड़ का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपके मतलब इतने अमाउंट की जो आपके प्रोजेक्ट सेंक्शन किए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो आपका लगाया जाएगा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। ठीक है, 412.75 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे खर्च किया जाएगा। फिर जल शक्ति विभाग में आपका 179.07 करोड़ का अमाउंट खर्च किया जाएगा। एंड ऐसे ही सीवेज स्कीम एंड जो हेलीपोर्ट का कंस्ट्रक्शन है उसके लिए आपका 135 करोड़ का अमाउंट आपका यहाँ पे खर्च किया जाएगा। ओके, नाउ नाबार्ड की बात करते हैं। नाबार्ड के चेयरमैन करंटली हैं साजी केवी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 1982 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI has recently in February imposed rupees dash crore penalty on UIB Insurance Brokers Private Limited for repeated delays in remitting premiums। तो रिसेंटली IRDAI ने जो है 1 करोड़ का पेनल्टी आपका लगाया है UIB इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड पे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी टाइप की पेनल्टी आपकी जो है IRDAI ने 1 करोड़ की पेनल्टी जो है इन मंथ ऑफ जनवरी ये आपकी पैनलाइज की थी, ये आपकी पेनल्टी लगाई थी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस पे। ठीक है, तो बेसिकली IRDAI के रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं किए गए थे, इस वजह से 1 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई थी। एंड सेम चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पोज की गई है पेनल्टी किस पे, UIB इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान, जिन्हें आगा खान फोर्थ के नाम से भी जाना जाता है, he was the 4th imam of a Shia Islami Muslim and a philanthropist. Recently in February passed away, in which year he was awarded with the Padma Vibhushan for his contribution to the social development in India। तो इंडिया के सोशल डेवलपमेंट में इन्होंने एक भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था 2015 में। और इनका रिसेंटली अभी डेथ हुआ है। आगा खान 4 के नाम से भी जाना जाता था और प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान के नाम से भी जाना जाता था। अब इनकी जगह पे 5th इमाम बने हैं आपके प्रिंस रहीम अल हुसैनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट इज AQI बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पॉलिसीज इन पार्टनरशिप विद KM दस्तूर री इंश्योरेंस ब्रोकर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एयर क्वालिटी इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी? तो आंसर इज इट वॉज लॉन्च बाय योर गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने इन कोलैबोरेशन विद इन पार्टनरशिप विद KM दसूर री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब जो ये पॉलिसी है इसका मेन एम क्या है कि जो डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर आपके हैं, जो दिल्ली NCR रीजन में वर्क करते हैं, और आप सभी को पता है दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ के जो डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे काम करने में। और जब आपकी एयर क्वालिटी ज़्यादा खराब हो जाती है, इन दैट केस वहाँ पे जो है इन वर्कर्स को इनका जो काम है वो भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए ये पॉलिसी लाए हैं। और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अप टू 6,000 पर वर्कर। ठीक है, ये अमाउंट आपका कितना है 6,000 पर वर्कर का ये फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे इस इंश्योरेंस की पॉलिसी के थ्रू प्रोवाइड करेंगे अगर डेली AQI जो है वो आपका एक्सीड करेगा 400। ठीक है,
बियॉन्ड टू स्ट्राइक। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी आपकी। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज विच डे इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनजीए ने अभी रिसेंटली एक रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया है और कहा है कि 6 जुलाई को, अब से 6 जुलाई को आपका वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे हर साल मनाया जाएगा। मतलब 2025 से इसकी शुरुआत होगी और 6 जुलाई को हम मनाएंगे वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। और जो ये रेजोल्यूशन है ये बेसिकली आपका किसने इनिशिएट किया था? बांग्लादेश ने, एंड इट इज सपोर्टेड बाय इंडिया, नेपाल, पेरू, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड ऑल्सो। फाइन। इसके अलावा 6 तारीख ही क्यों यहाँ पे जो है रखी गई है? क्योंकि 6 जुलाई 1979 को, 6 जुलाई 1979 को स्टैब्लिश किया गया था सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक को, जो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अब इसके मेंबर्स कितने हैं? इनिशियली जो है CIR DAP के इनिशियली 6 मेंबर्स थे, बट अब ये आपके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड एंड वियतनाम जैसी कंट्रीज हैं। फाइन। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो यूएनजीए के करंट प्रेसिडेंट है डेनिस फ्रांसिस। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क USA में। 1945 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज लॉन्च ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, जिसे आप टीम इनिशिएटिव कहते हो, इसको लॉन्च किया है यहाँ पे। 277 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। किसके कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था? ONDC के कोलैबोरेशन में। ठीक है। विद योर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इनके कोलैबोरेशन में से लॉन्च किया गया था। टू ऑन बोर्ड -lakh स्मॉल बिजनेसेस टू ज्वाइन ONDC। बेसिकली यहाँ पे टीम इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया है 3 साल के लिए। ठीक है। अब इस इनिशिएटिव के तहत आपके जो 5 लाख स्मॉल बिजनेसेस हैं वो आपके ज्वाइन करेंगे ONDC को। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E। और इसका बजट कितना है? 277 करोड़ का। और ये भी यहाँ पे बोला गया है इन नेक्स्ट ईयर्स में 50% जो बिजनेसेस यहाँ पे होंगे, दे विल बी योर विमेन लेड बिजनेसेस। ओके। नाउ ONDC की बात करें तो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है करंटली राम सेवक शर्मा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द RBI हैज अप्रूव्ड डैश टू प्रोवाइड प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस टू द UPI। तो RBI ने रिसेंटली इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही है, जिसके लिए प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस जो हैं वो आपकी अप्रूव की हैं थ्रू द UPI। ठीक है। तो पहले तो क्या प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन क्या होता है UPI के थ्रू? तो ये देखते हैं। ये प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन जो है ये आपका एक प्री अप्रूव्ड लोन है, जिसे आप यूज कर सकते हो। आप UPI प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक सेपरेट लोन के लिए जो है अप्लाई नहीं करना होता। आपके बस जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है वो आपको यहाँ पे करनी होती है और आपका लोन जो है वो आपका जो भी लोन का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, आप उसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि इंस्टेंटली ये लोन मिल जाता है, कोलेटरल फ्री होता है। ठीक है। इट इज़ अ कोलेटरल फ्री डिजिटल क्रेडिट जो आपको मिलता है, आप उसे आसानी से मतलब यूज कर सकते हो। ओके। नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ है, RBI ने ये चीज अप्रूव की है किसके लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस की? ये आपकी 2023 में आपके लॉन्च की थी RBI ने। ठीक है। RBI ने यहाँ पे इनिशियली अप्रूवल दिया था सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। अभी 2025 में ये अप्रूवल दिया गया है किसे? स्मॉल फाइनेंस बैंक को। मतलब पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को इस चीज से दूर रखा गया था, बट अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी ये अलाउ कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है। ये क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक्सक्लूड कौन से बैंक्स का रखा गया है, तो पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स को यहाँ पे इन सब चीजों से अभी दूरी इनकी बनाई गई है। ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो कि अभी एज ऑफ फरवरी आपके कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है। तो ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐसे बैंक से ऐसी ऐप्स जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, कैनरा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी और तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। वहीं पे ऐप्स की बात करें तो भीम, फ्री चार्ज, गूगल पे, नावी, पेटीएम, एचडीएफसी का आपका पेज ऐप, ठीक है, टाटा न्यू एंड फोन पे, ये सारे आपके जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं इस सर्विस को, ठीक है, क्रेडिट लाइन की सर्विस को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना फॉर लैंडलेस लेबरर्स। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वॉज लॉन्च बाय दी विष्णु देव साई, जो सीएम है आपके छत्तीसगढ़ के, इनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा एनुअली 10,000 रुपीज का। और अभी ये अमाउंट इन्होंने जो है प्रोवाइड किया है ओवर 5.62 लाख लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, ठीक है। और कितना अमाउंट यहाँ पे सेंड किया गया है, अगर हम टोटल एलोकेशन की बात करें तो इस स्कीम के तहत 562 करोड़ का जो एलोकेशन है वो अभी रिसेंटली डिस्पर्स किया गया है। क्लियर है। नाउ जो सीएम है आपके छत्तीसगढ़ के, इन्होंने इस योजना को लॉन्च करने के साथ साथ पार्टिसिपेट किया था नगर विकास के सोपन प्रोग्राम में, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में आपका हुआ था। और इधर इन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था 813 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, जिसकी वैल्यू आपकी है 155.38 करोड़ की। इसी के साथ इन्होंने 70 प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसका आपका लागत है 15.25 करोड़ का, इन्हें भी इनॉग्रेट किया था। इसमें आपका फाउंडेशन स्टोन इंक्लूडेड है वाटर सप्लाई स्कीम का अंडर योर अमृत मिशन, जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा आपका एट अ कॉस्ट ऑफ ₹270 करोड़, एंड ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा आपका 6 अर्बन बॉडीज में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम कॉल्ड कवचम। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम कवचम, जिसे आप मलयालम में शील्ड भी कहते हैं, या नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं कवचम की तो दिमाग में आपका शील्ड ही आता है कि कवच है ये, राइट। तो इसे किसने लॉन्च किया है, केरला गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। एंड ये जो हैवी रेनफॉल होगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी, उसके बारे में आपको अलर्ट प्रोवाइड करेगा। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने सिटीजन पोर्टल एंड 24/7 इमरजेंसी कॉल सेंटर भी प्रोवाइड किया है, ठीक है, ये क्लियर है। नाउ कवचम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, केरला वार्निंग क्राइसिस हैजार्ड मैनेजमेंट, ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसे केरला के सीएम पिनराई विजयन द्वारा लॉन्च किया गया था एट द केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज KSDMA, ठीक है, कहाँ पे, त्रिवेंद्रपुरम, केरला में इसको लॉन्च किया गया था। नाउ अब जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वो मैनेज करेगी इस कवचम सिस्टम को केरला में। एंड इसे डेवलप किसने किया है, इट इज डेवलप्ड बाय दी KSDMA। ये जो आपका सिस्टम है कवचम सिस्टम, इसे डेवलप किया है केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने विद सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वर्ल्ड बैंक, एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल साइक्लोन डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February Exim Bank has announced to provide line of credit worth $300 million to which country for buying high speed boat and offshore petrol vessel। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसको एग्जिम बैंक $300 मिलियन का अमाउंट जो है वो देने वाला है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वियतनाम। इन मंथ ऑफ जुलाई इन 2024 आपकी एग्जिम बैंक और वियतनाम गवर्नमेंट की एक डील साइन हुई थी, किस चीज को लेके, 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल को लेके। और ये अग्रीमेंट आपका था $180 मिलियन का, ठीक है, $180 मिलियन का ये अग्रीमेंट था। और दूसरा था अग्रीमेंट आपका हाई स्पीड बोट को लेके, और ये अग्रीमेंट साइन हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। और कितने अमाउंट का ये अग्रीमेंट था, इट इज योर $120 मिलियन, ठीक है, किसके लिए, हाई स्पीड बोट के लिए, और दूसरा था ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए। वियतनाम की गवर्नमेंट के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ था लास्ट ईयर, ओके। नाउ एग्जिम बैंक की बात करें तो MD एंड CEO करंटली है हर्षा भांगरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। 1982 में इसे स्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड रिसेंटली इन जनवरी रिलीज इट्स 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट which featured 25 endangered cultural heritage sites from the 29 countries and 5 continents. How many Indian sites were included in this list? तो जो ये लिस्ट है ये आपकी 2 साल में एक बार रिलीज की जाती है और इस बार 25 endangered cultural heritage साइट इसमें शामिल की गई हैं एंड इंडिया से 2 आपकी साइट्स जो हैं वो इसमें इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। एक आपकी है गुजरात से, दूसरी है तेलंगाना से। ठीक है, पहली आपकी है भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम फ्रॉम दी कच्छ गुजरात एंड इसे नॉमिनेट किया था सेंटर फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन ऑफ अ सेप्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो आपका आता है सेप्ट यूनिवर्सिटी के अंदर विच इज़ लोकेटेड इन दी अहमदाबाद गुजरात। तो इनके द्वारा इसे नॉमिनेट किया गया था भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम को। ठीक है, दूसरी आपकी हेरिटेज साइट जो है इसका नाम है मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग्स जो आपकी मूसी रिवर के साइड में या किनारे पे आपकी जो है लोकेटेड है उनको यहाँ पे इस हिस्टोरिक मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग को इस कल्चरल हेरिटेज साइट को इसमें शामिल किया गया है। तो ये 2 इंडिया की साइट हो गई जो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। इसके अलावा मून को भी इस लिस्ट में पहली बार मेंशन किया गया है और ऐसा कहा गया है कि आने वाले टाइम में 90 ऐसे इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, 90 और उससे ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट साइट्स हैं मून पे जो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ख़राब हो सकती हैं, उन पे इफेक्ट पड़ सकता है, उनको हानि पहुंच सकती है। ऐसा भी यहाँ पे मेंशन किया गया था, इसी वजह से मून को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड की बात करें, इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं बेनेडिक्ट डे मोंथलॉर। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क यूएसए में और 1965 में से स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। अब जो ये वॉच लिस्ट है आपकी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी और हर दूसरे साल ये लिस्ट आपकी जारी की जाती है। इसमें ऐसे आपके एंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स होती हैं जिन्हें ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से या आपके क्लाइमेट चेंज से, नेचुरल डिज़ास्टर से मतलब उसमें जो है इफेक्ट हो सकता है, उनको हानि पहुंच सकती है। तो उन हेरिटेज साइट्स को यहाँ पे आपका इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और अभी तक वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड जो है इनकी तरफ से आपके 120 मिलियन US$ से ज़्यादा का खर्च इन साइट्स के लिए किया जा चुका है। लगभग 350 वॉच साइट्स पे ये खर्च किया जा चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हैज कंप्लीटेड 1 year on the 13th February 2025. The scheme aims to provide free electricity of dash units per month to 1 crore households in India by the March 2027. तो रिसेंटली जो आपकी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है जिसको 13 फरवरी 2024 में जो है लॉन्च किया गया था, पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, इसे 1 साल कंप्लीट हुए हैं और इसका एम क्या था कि मार्च 2024 तक हमें 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की फ्री देनी है पर मंथ। ठीक है, पर मंथ 1300 यूनिट जो है हमें फ्री देनी है 1 करोड़ लोगों को। फाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ इसका बजट कितना था जब इसे लॉन्च किया गया था? 75,021 करोड़ का इसका बजट था और इसे आपका इम्प्लीमेंट करना है मार्च 2027 तक, फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 तक इसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी। और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फाइन, नाउ यहाँ पे जो अभी हमने टारगेट पढ़ा उसके बारे में आप देख सकते हो, ये PIB से इमेजेस मैंने ली हैं। तो इस स्कीम के तहत जो टारगेट है वो क्या है? 27 मार्च तक हमें 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, ये एम था हमारा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप 5 स्टेट्स जिन्हें इस स्कीम के तहत जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है, तो वो कौन से स्टेट आ जाते हैं? सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका गुजरात, फॉलोड बाय और महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, केरला एंड राजस्थान। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस स्कीम के तहत मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिसेंटली अभी RBI ने अप्रूवल दिया है? किसके लिए?
ऑपरेट करने के लिए एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, तो इट इज़ योर ईज बस। ठीक है, कौन सी कंपनी है? ईज बस है। और इसके अलावा अदर कंपनीज जो एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट कर रही हैं, इसमें आ जाती हैं रेजर पे, एम स्वाइप, जी पे, कैश फ्री, जोमेटो, सीसी एवेन्यू एंड इनोविटी पेमेंट जैसी कंपनीज। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं ईज बस की। हेडक्वार्टर्स का पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है और एमडी एंड सीईओ कौन है? रोहित प्रसाद इनका नाम है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टेड rupees 860 crore in India's first sustainability linked bond in the road sector issued by Cube Highways Trust। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया में इन्वेस्ट करने की मतलब इंडिया में ये इन्वेस्ट करेगी 860 करोड़ का अमाउंट, किस चीज के लिए? आपके रोड सेक्टर के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो आपका मेंबर है किसका? वर्ल्ड बैंक का। ओके, now next अब क्वेश्चन है, name the organization that has released a report titled expanding quality higher education through the states and state public universities। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली एक रिपोर्ट आपकी जारी की थी जिसका नाम क्या है? एक्सपैंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो ये रिपोर्ट रिलीज की थी नीति आयोग ने। किसने रिलीज की थी? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा इसको रिलीज किया गया था। और ये रिपोर्ट आपकी बेस्ड है कुछ इंडिकेटर्स पे या कुछ आपके बेसिक आप कह सकते हो कि 4-5 चीजें या 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिसपे ये आपकी बेस्ड रहती है, जैसे क्वालिटी क्या है, फंडिंग एंड फाइनेंस, गवर्नेंस, एम्प्लॉयबिलिटी। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स है जिसपे ये रिपोर्ट आपकी बेस्ड है। ठीक है, और इसका सोर्स जो लिया गया है वो लिया गया है आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, किस पे बेस्ड है? ये आपके जो सोर्स थे ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इस पे बेस्ड ये रिपोर्ट आपकी बनाई गई थी 2021-22 की। ओके, एंड बनाई किसने थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ये प्रिपेयर की गई है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं। नीति आयोग के आपके करंट सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि ऐसे स्टेट्स जहाँ पे एनरोलमेंट सबसे ज़्यादा देखी गई है हायर एजुकेशन में, तो आपका पहला स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट है देखी गई है वो है तमिलनाडु, फॉलोड बाय और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड केरला, और ये सारे अचीवर्स कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टॉप किया है केरला ने, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसे स्टेट, नाउ अब बात करेंगे ऐसे स्टेट्स जहाँ पे एनरोलमेंट जो आपकी है वो बहुत कम देखी गई है, तो ये आ जाता है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और ये सारे आपके फ्रंट रनर कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है पीपल टीचर रेशियो, मतलब एक टीचर पे कितने बच्चे आते हैं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा लोएस्ट है आपका तमिलनाडु में, गोवा में एंड कर्नाटका में। हाईएस्ट कहाँ पे है? झारखंड और बिहार जैसी जगहों पे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है डिकेडल इंप्रूवमेंट इन दी प्यूपल टीचर रेशियो, जहां पे आपका एक पूरे डिकेड में मतलब 2011-12 से लेकर 2021-22 तक की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है वो आपके स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। ओके, नाउ कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो आपके बेसिकली फंडिंग बेस्ड जो है आपके पॉइंट्स हैं, जैसे स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं आपके हायर एजुकेशन पे। ठीक है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, फॉलोड बाय मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। ऐसे स्टेट्स जो सबसे कम फंडिंग जो है करते हैं हायर एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन में खर्च कम करते हैं, तो वो आ जाता है तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट विद द हाईएस्ट हायर एजुकेशन बजट, मतलब ऐसे स्टेट्स जहाँ का हायर एजुकेशन के लिए बजट जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो पहला स्टेट आपका आ जाता है महाराष्ट्र, देन बिहार एंड देन आता है आपका तमिलनाडु। तो ये टॉप 3 स्टेट्स थे। वहीं पे ऐसे स्टेट्स जहाँ का हायर एजुकेशन बजट जो है वो कम रहता है, तो इसमें आपका नंबर आता है सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का और नागालैंड का। नेक्स्ट है ग्रोथ इन पर यूथ स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन, तो ये आपका जो है बढ़ा है 2005-6 से
2019-20 की अगर बात करें तो ये आपका इंक्रीज हमें देखने को मिला है 4,921, ये इस बार हमें देखने को मिला है विद अ वाइडनिंग डिस्पैरिटी अमंग द स्टेट्स। वहीं पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेट्स विद कंसिस्टेंटली हाई पर यूथ स्पेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो अभी हमने क्या बोला कि जो आपका स्पेंडिंग है पर यूथ पे वो बढ़ा है, और कौन से स्टेट में ये आपका कंसिस्टेंटली जो है हमें सही देखने को मिला है, तो ये है केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। वहीं पे स्टेट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है हायर एजुकेशन की वो हमें कम देखने को मिली है, ठीक है, तो ये आ जाते हैं राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़, ठीक है, पर यूथ स्पेंडिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अप क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ब्रांड एंटर्ड इनटू अ $1 बिलियन क्लब इन द ईयर 2024। तो इनमें से कौन सा आपका ऐसा ब्रांड है इंडिया का जिसने 2024 में इनकी जो एनुअल सेल है वो $1 बिलियन से ज़्यादा करी थी। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ माजा, और ऐसा करने वाली ये आपकी तीसरी कंपनी थी, ठीक है। इससे पहले थम्स अप ने 2021 में, स्प्राइट ने 2022 में जो है ये चीज़ अचीव करी थी, और 2024 में माजा ने ये चीज़ अचीव की है। अब रिसेंटली न्यूज़ में ये भी आया था कि जो थम्स अप और स्प्राइट है ये अब $2 बिलियन के ट्रैक पे हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, माजा। माजा को इनिशियली 1970 में जो है आपका लॉन्च किया गया था, पार्ले का ये प्रोडक्ट था, बट बाद में इसे यूएस सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला जो है उसने एक्वायर कर लिया था 1993 में। ओके, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।